संजय को तलाश है गजनी की, जिसने उसकी कल्पना की जान ली थी। वही कल्पना जो धोखे से उसका नाम यूज करके एक जूनियर आर्टिस्ट से अपनी एड एजेंसी की लीड मॉडल बन जाती है। हमारा और सबका हमाम साबुन। मगर बहन तो अपाहिजों की मदद करती है ना, तो उसके सारे झूठ माफ। तुम जैसे दरिंदों की वजह से लड़कियां घरों से निकलने से डरती है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं, कल्पना बहुत अच्छी लड़की थी। वो बस अपाहिजों की ही मदद नहीं करती थी, वो अनाथ बच्चों को क्रिसमस प्रेजेंट्स देती थी। वो स्ट्रगलिंग एक्टर्स की सिफारिश करती थी। मैम आपने वो कहा था ना कि चड्डी की ऐड के लिए सिफारिश करूंगी। अरे सिफारिश क्या, वो तो उनको पर्सनली जाके रिसीव करती थी, उनके साथ घूमती थी, पानी पूरी खाती थी, उनको अपने घर लेके जाती थी। पैसे तो है ना? मैं मैनेज कर लूंगा। अरे वो मैनेज कर लेगा कल्पना। तुमने नोटिस नहीं किया कि वो इतनी कड़के में भी वैन ह्यूजन के टेलर्ड कपड़े पहन के घूम रहा है तुम्हारे साथ? माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए। तो संजय की इस इमेजिनरी माँ के इलाज के लिए कल्पना अपनी एम्बेसडर गाड़ी बेच देती है, जिसको उसने अपने गहने बेचकर खरीदा था। इसमें 1,35,000 है तुम्हारी माँ के इलाज के लिए। मगर इसको कार खरीदने के लिए गहने बेचने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये तो अब अपनी एड एजेंसी की लीड मॉडल है ना। 100 एड्स कर चुकी हूँ, 90 ग्रुप 10 सोलो। तो अब कल्पना एक एड शूट के लिए गोवा निकलती है, लेकिन ट्रेन में उसको एक लड़की छिपी हुई मिलती है जो बताती है कि उसके जैसे कई लड़कियों को धोखे से गोवा ले जाया जा रहा है। मगर फिर वहां पे कुछ गुंडे पहुंच जाते हैं। 10 रुपया दो। तो कल्पना उन गुंडों को अपनी ज्वेलरी देके भगा देती है। चल छोड़ दो लड़की को, चलो। अच्छा, अब समझ आया कि इसने कार के लिए गहने क्यों बेचे। इसके पास तो सोना ही सोना है। हाँ, करेक्ट। लेकिन गुंडे भी कम शाणे नहीं निकलते। उनको सोने के अंडे के साथ साथ मुर्गी भी चाहिए। बट फिर बाजू वाली बोगी में बैठे सोल्जर सीटों के ऊपर से कूद कूद के इन गुंडों का भरता बना देते हैं और कल्पना के साथ सारी लड़कियों को वापस मुंबई भेज देते हैं, उसी ट्रेन से। उन बाकी पैसेंजर्स का क्या जो गोवा जा रहे थे? मैं क्या करूँ, आखिर मुझे भी मंजूर होना चाहिए ना। लेकिन फिर कल्पना को पता चलता है कि लड़कियों की तस्करी के पीछे किसका हाथ है, गजनी। और वो उसको अच्छे से खरी खोटी सुनाती है। तुम जैसे दरिंदों की वजह से लड़कियां घरों से निकलने से डरती है। इसके बावजूद कि उसने कल्पना को 2 मिनट पहले ही बोला था। उन 2 छोरियों ने मेरे पे उंगली उठा दी, वो तो लड़कियां कहाँ है? काट के दरिया में फेंक दी। लेकिन फिर भी ये तुम जैसे दरिंदों की वजह से लड़कियां घरों से निकलने से डरती है। तो अब हो गई ना सिट्टी पिट्टी गुल। मगर फिर भी शायद कल्पना बच जाती अगर उसको संजय का कॉल नहीं आता। वो इसका मोबाइल है, डब्बा फोन है। तो इसका मतलब कल्पना की मौत के लिए संजय भी जिम्मेदार है। अच्छा। और इसलिए अब संजय सर मुंडवा के गजनी की तलाश में निकलता है। लेकिन वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के सीईओ के बारे में कुछ नहीं पता लगा पाता, मगर वो उसके गुमनाम आदमियों के नाम, गांव, एड्रेस बराबर ढूंढ लेता है। रे कल की डेट लिखी है, एक दिन बाद तू भी चला जाता। लेकिन इसी बीच एक पुलिस वाला भी इस केस से जुड़ जाता है और वो सीधा पहुंच जाता है संजय के घर, जहां का दरवाजा संजय शायद कभी बंद करके नहीं जाता, क्योंकि कोई भी मुंह उठा के उसके घर के अंदर घुस जाता है। I mean, it's obvious, बाहर कुछ लिखा नहीं है ना दरवाजा बंद करने के बारे में। ये भी हर काम लिख लिख के याद रखता। और इन्हीं सब बिन बुलाए मेहमान में होती है सुनीता, सुनीता फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट, जो संजय के घर से उसकी फोटोज और डायरीज उठा के सीधा गजनी के पास चली जाती है। अपने प्रोजेक्ट के लिए मैं एक पेशेंट के घर गई थी। काय का प्रोजेक्ट? तेरे को मना किया था ना उस डॉक्टर ने। ना, सर बट व्हाई? इस केस को भूल जाओ, ये पुलिस केस भी है। और फिर ये बोलती है, पहले सोचा कि मैं पुलिस के पास चली जाऊं, लेकिन अगर कॉलेज में पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे। अच्छा, अब प्रॉब्लम नहीं होगी जब तू ये कॉलेज की मेडिकल फाइल से एक पन्ना फाड़ के लाई है। जेरोक्स कॉपी नहीं ला सकती थी? तू भी ना आफत है सच्ची में। मगर फिर संजय की डायरिया पढ़ के सुनीता का हृदय परिवर्तन हो जाता है और अब वो संजय को जाके बताएगी कि गजनी कितना बड़ा डरपोक आदमी है। नाम बताओ। ये एक आदमी के डर से अपने सारे दुश्मनों को मार डालता है और फिर उसके बाद बोलता है, वो अभी जिंदा है, इनमें से कोई नहीं है वो। अरे ये लोग तो मेरे नाम से कांपे थे। अबे तो क्यों मारा फिर इन सबको फालतू में? बड़ा डॉन बना फिरता है, पुलिस से तो इतनी फटती है इसकी। इसके मर्डर की इंक्वायरी होगी तो बहुत बड़ा लफड़ा होगा। और अब अपनी 2 डायरियों की प्रेम कथा पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक पढ़ के फिर बाकी का सुनीता से सुन के संजय हॉस्पिटल से गजनी के एरिया में पहुंचेगा,
फिर 15-20 गुंडों के साथ साथ गजनी के स्टंट डबल को भी धोएगा, लेकिन फिर भी 15 मिनट पूरे नहीं हुए होंगे। हाँ तो क्या बात कर रहे हो यार, तुम्हारे पिक्चर के हिसाब से मुंबई का एक सिग्नल कम से कम 10 मिनट के लिए बंद रहता है, क्योंकि पहली बात तो ये सब बच्चे अपाहिज है तो इनको टाइम लगेगा, और वैसे भी कल्पना तो है ही दुनिया की सबसे स्लोएस्ट इंसान। 9 बजे की कॉल शीट थी, 10:30 बजे तुम आ रही हो। अरे कल्पना तो इतनी स्लो है कि जब तक वो हॉस्पिटल से घर पहुंचती है उतने टाइम में गुंडे लोग इसको मारने का प्लान बना के इसके घर पे पहुंच जाते हैं, वो भी इसके पहले। आपके यहाँ से जाते उन्होंने आपको मारने का प्लान बनाया है। तो अब संजय का सामना होता है गजनी से, लेकिन अब बराबर 15 मिनट पूरे हो जाएंगे। भाई मुझे चलो। अब कहाँ गई इसकी इंस्टिंक्ट्स? मेरी भी सांस तेज है और तुम्हारी भी सांस चढ़ी हुई, मुझे भी पसीना आ रहा हो, तुम्हें भी। और फिर एंड में हमें पता चलता है कि सुनीता ने संजय के घर से बस कुछ फोटोज और डायरीज ही नहीं, संजय और कल्पना के फुटप्रिंट्स की टाइल भी ढाप ली है। यार अगर पुलिस का मामला हो गया तो मैं तो फंस जाऊंगी। लगता है नीट पेपर लीक से पास हुए स्टूडेंट्स की रोल मॉडल ये सुनीता ही है।